हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश योर जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 9 में उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके जितनी भी आगामी एग्ज़ाम आने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और विशेष करके जो वनडे एग्ज़ाम्स होती हैं, इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी ये बहुत ही मोर देन इम्पोर्टेंट है। तो अपने इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर सावर क्या है? आपको बताना है सल्फर सावर क्या है। ऑप्शन ए, क्रोकस, इसे अपन पीली केसर कहते हैं, के पराग कणों का वायु में अधिक मात्रा में विसर्जन। ब, चीड़ के पराग कणों का वायु में अधिक मात्रा में विसर्जन जिससे पीला बादल बन जाता है। ऑप्शन सी, सल्फर की खानों से आसपास वाली वायु में सल्फर कणों का अधिक मात्रा में विसर्जन। द, सल्फर संसाधित करने वाली फैक्ट्रियों में सल्फर कणों का वायु में बहुत मात्रा में छोड़ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जो सल्फर सावर कहलाता है, इसको अपन सल्फर सावर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को अपन जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, चीड़ के पराग कणों का वायु में अधिक मात्रा में विसर्जन जिससे पीले बादल बन जाते हैं। कहने का मतलब सल्फर सावर कुछ क्या होती है कि जब जो चीड़ का वृक्ष होता है उसके पराग कणों में जब वायु की उपस्थिति में अधिक मात्रा में उनका विसर्जन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, पीले बादल बन जाते हैं। उन पीले बादल को क्या कहा जाता है? सल्फर सावर कहा जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में जल व लवणों का संवहन कैसे होता है? ऑप्शन ए, जड़ द्वारा। ऑप्शन ब, कोशिका तथा अवशोषण विधि द्वारा। श, ए व ब दोनों द्वारा। और द, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफाइटा जो एक प्रकार के शैवाल के ही रूप होते हैं, उनमें जो जल और लवणों का जो संवहन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, कोशिका द्वारा अवशोषण विधि द्वारा। यानी कि जो सेल्स होती है, सेल्स में जो अवशोषण की क्रिया होगी, किसी भी पदार्थ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्रिया होगी, उस विधि के द्वारा ब्रायोफाइटा में जल और लवणों का संवहन होता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की अपन बात करें तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करके पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें जो पदार्थों का संवहन होता है, उनमें जो पदार्थों की एक स्थान से दूसरे में पहुंचने की जो क्रिया होती है, उनमें जो पोषक पदार्थ पहुंचने की क्रिया होती है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कहने का मतलब उनमें जो संवहन उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं? अनप्रेजेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अपना थर्ड क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए, राइजोपस स्टॉलनिफर। ऑप्शन ब, जाइगो सेकेरोमाइसिस। ऑप्शन सी, सेकेरोमाइसिस सेरेविशी। और द, सेकेरोमाइसिस लुडिकजई। तो आपको बताना है जो डबल रोटी अपन जो अपन ब्रेकफास्ट के रूप में यूज करते हैं डबल रोटी, उसमें जो काम, उसको बनाने में जो कवक काम में आता है उसका नाम बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की अपन बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेरोमाइसिस सेरेविशी। क्योंकि जो सेकेरोमाइसिस सेरेविशी कवक होता है उसके द्वारा डबल रोटी का निर्माण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट अपन जान लेते हैं। तो जो बेकरी उद्योग होता है, यानी कि कहने में जब डबल रोटी बनाई जाती है उसमें सेकेरोमाइसिस कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। इसी तरह अपन यीस्ट कवक की बात करें तो यीस्ट कवक का उपयोग अपन अल्कोहल, शराब, बियर आदि बनाने में करते हैं। ओके फ्रेंड, बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित, आपको कुछ आपके सामने कुछ सुमेलित सूचियां दी गई, उनको एक दूसरे से मिलान करना और राइट आंसर बताना है। तो ए है डेंड्रोलॉजी, सूची बी में है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, सांपों का अध्ययन। ओफियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पीडोलॉजी,
मृदा संबंधी अध्ययन। तो आपको बताना है कि इनका राइट आंसर क्या होगा कि जो डेंड्रोलॉजी होती है उसके अंदर अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेंड्रोलॉजी। तो डियर फ्रेंड, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इसके सामने वाला ही इसका राइट होगा कि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और पीडोलॉजी के अंतर्गत मृदा संबंधी अध्ययन किया। कहने का मतलब ये जो अपने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 कि बिल्कुल जो जिस तरह से रखे उसी क्रम में इनका राइट आंसर होगा। तो अपन बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर और अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कहने का मतलब वर्णांध वो होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस जिसे अपन कहते हैं, कलरों को नहीं पहचानने की क्षमता, तो ऐसे किस रंग को नहीं पहचानने की क्षमता होती है कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति के अंदर? हरे लाल की, ब नीले हरे की, स नीले लाल की और द उपयुक्त सभी की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अपन बात कर रहे हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरे व लाल रंग की। यानी जो कलर ब्लाइंडनेस जो पर्सन होते हैं उनके अंदर जो उनको रंग पहचानने की क्षमता होती है वो हरे व लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की जाने तो अगर जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होते हैं उनके अंदर वो जीन होते हैं वो अक्ष गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं और अप्रभावी होते हैं। क्रोमोजोम्स होते हैं, जो मनुष्य में क्रोमोजोम्स होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, एक XY होता है और एक अक्षक। जो अक्षक्ष होता है वो प्रेजेंट होता है मादा के अंदर और XY होता है वो पुरुष के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर अपन किसी भी एक वर्णांध स्त्री का विवाह है एक सामान्य पुरुष के साथ कर देते हैं तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उन संतान में अपने को कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो उनके जो अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र अगर प्राप्त होते हैं तो पुत्र में इन जो कलर ब्लाइंडनेस प्रेजेंट होता है, जबकि स्त्रियां बिल्कुल सामान्य कंडीशन में होती है, उनमें किसी प्रकार का कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पाए होंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, मनुष्य का पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा होकर चला। आपको बताना कि इनमें से मनुष्य का वो कौन सा पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा होकर चला था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ब क्रो-मैग्नोन मानव, स जावा कपी मानव और द पेकिंग मानव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव होता है उसको कपी मानव भी कहा जाता है। उसको क्या प्रथम कपी मानव माना गया था और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था LBV लिकी। इन्होंने सबसे पहले इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जानकारी दी थी, इसकी सबसे पहले खोज की थी। बात करें अपने क्रो-मैग्नोन मानव की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस फोसिलिस होता है। जावा कपी मानव की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस होता है। और सबसे पहले 1950 में वैज्ञानिक मेयर ने इसके बारे में सबसे पहले अपने को बताया था। बात करें पैकिंग मानव की तो जो पैकिंग मानव होता है उसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्स पैकिनेंसिस होता है। होमो इरेक्स पैकिनेंसिस होता है। इसकी खोज की बात करें तो चीन के बीजिंग शहर निवासी पैकिंग ने इसकी सबसे पहले खोज की। तो डियर फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। तो अपन बढ़ते अपने 7th क्वेश्चन की ओर। अपना 7th क्वेश्चन है, विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है? आपको बताना है जो विद्युत का फिलामेंट वो किसका बना होता है। ऑप्शन है तांबे का, ऑप्शन ब लोहे का, ऑप्शन स सिल्वर का, ऑप्शन द नाइक्रोम का। तो इसका राइट आंसर बात करें, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब लोहे का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। बात करें अपन विद्युत हीटर की अपन बात करें तो विद्युत हीटर का जो फिलामेंट बना होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। ओके फ्रेंड, बात करें अपन 8th क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन ब अपवर्तन के कारण, ऑप्शन स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और द प्रकिरणन के कारण। तो आपको बताना जो हीरा होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है हीरा, वो चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर जाने तो राइट आंसर ऑप्शन स
पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया है, इसी क्रिया के कारण जो हीरा होता है वो चमकदार दिखाई देता है। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उस दौरान उसका जो क्रांतिक तापमान, उसका जो क्रांतिक उससे अधिक कोण पर अगर अपने आप को आपतित कर लेती है, कहने का मतलब पूर्ण रूप से अधिक, वो क्रांतिक कोण से अधिक तापमान पर अपने आप को आपतित करती है, तो उसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते अपन 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल मापने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि डेसिबल के द्वारा किसको मापा जाता है। ए खून में हीमोग्लोबिन को, ब यूरिन में शक्कर को, स वातावरण में ध्वनि, और द वायु में कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, वातावरण में ध्वनि, यानी कि जो वातावरण में जो साउंड होती है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो 85 डेसिबल की क्षमता होती है वो असहनीय होती है मनुष्य के लिए। तो अपना 10th क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। अ समतल दर्पण का प्रयोग, ब उत्तल दर्पण का, स अवतल दर्पण का, और द बेलनाकार। तो आपको बताना है जो मोटर गाड़ियां होती हैं उनमें जो ड्राइवर बैठा होता है वो पीछे के दृश्य देखने के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उसमें कौन सा दर्पण होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, अवतल दर्पण लगा होता है। कहने मतलब जो मोटर गाड़ियों की साइड में जो मिरर लगे होते हैं उनमें जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, जो पीछे की वस्तुओं को देखने का काम आता है। कि अब कहने मतलब अपने वो पीछे की वस्तु अपने को स्पष्ट नजर आ जाती है, वो किस वजह से होती है, अवतल दर्पण के कारण होती है। ओके फ्रेंड, अपना 11th क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग कितना होता है या किसमें होता है, सॉरी ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है। क्वेश्चन ये है, अ निर्वात में, ब वायु में, स जल में, और द इस्पात में। कहने मतलब इस्पात, इसका राइट आंसर होगा इस्पात होगा कि इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ओके फ्रेंड, बात करते हैं अपने 12th नंबर क्वेश्चन की। अपना 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूचियों में सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लाल चींटियों में, एसिटिक एसिड सारेल के वृक्ष में, ऑक्जेलिक एसिड घास पत्ते मूत्र में, और बेंजोइक अम्ल फलों के रस में, और फॉर्मिक एसिड कशिश का तेल में। आपको इन सूचियों को सम्मिलित करके बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है फ्रेंड्स वो कशिश के तेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जो कशिश का तेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ए का राइट आंसर होगा 5th नंबर होगा। बात करें एसिटिक अम्ल की, तो जो एसिटिक एसिड होता है वह फ्रूट्स में देखने को मिलता है। जो फल होते हैं अपन जो फल यूज करते हैं, फल खाते हैं, उनमें कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। तो बी का होगा 4th ऑप्शन। बात करें सी ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सारेल के वृक्ष में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो सी का होगा 2। और बेंजोइक एसिड की बात करें तो जो घास पत्ते और यूरिन होता है उसमें कौन सा होता है, बेंजोइक एसिड होता है। तो डी का होगा 3rd नंबर। बात करें फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5, 4, 2, 3 और 1 होगा। तो डियर फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिसके आगे में जितने भी आपके वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने GS नॉलेज को अपन गेन कर सके। बात करते हैं अपन अपने इसी क्रम में 13th क्वेश्चन की। निम्न धातु युग्मों में से सबसे हल्की धातु व सबसे भारी धातु कौन सी है। ए लिथियम तथा पारा, ब लिथियम तथा ऑस्मियम, स एल्यूमिनियम तथा ऑस्मियम, और द एल्यूमिनियम तथा पारा। तो आपको बताना है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है जिसका प्रतीक चिन्ह Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। बात करें ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है और इसका प्रतीक होता है OH और 76 नंबर का ये तत्व होता है। ओके फ्रेंड, बात करें अपन 14th क्वेश्चन की। अपना 14th क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड बना होता है अ लकड़ियों के कोयलों का, ब कोयला का, स ग्रेफाइट का, और द लैंप ब्लैक का। तो कहने वाला जो अपन जो पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल में जो बीच में जो ब्लैक लेड होता है वो किसका बना होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ओके फ्रेंड, बात करते हैं अपन अपने 15th क्वेश्चन की।
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है। आपको बताना है कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसके रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 4.5 टू 4.6, ब 6.45 टू 6.55, ऑप्शन सी 7.35 टू 7.45, ऑप्शन डी 8.25 टू 8.35। तो आपको बताना है जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके पीएच का स्तर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा 7.35 से 7.45 के बीच में होता है किसका मान, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर्स जो कंपटीशन एग्जाम में तैयार कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता है? तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। अब इससे होगा क्या, इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड की हेल्प होगा, आपके किसी फैमिली मेम्बर्स जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उनकी हेल्प हो पाएगी और कहीं ना कहीं जाके वो आपको थैंक्स कहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और साथ में मेरा भी एक छोटा सा जो इनिशिएटिव, मेरा जो मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा, जिसके जरिए वो अपनी जीएस नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या अन्य किसी प्रकार कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।